जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो क्लास में हमने मानव भूगोल की फ्रेडरिक रेटजेल व एलन सैंपल के अकॉर्डिंग ह्यूमन जियोग्राफी की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। उसी को कंटिन्यू रख के हम इस वीडियो क्लास में विडाल डी ला ब्लास के अकॉर्डिंग ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन व मानव का प्राकृतिकरण व प्रकृति का मानवीकरण के आधार पर हम 3 विचारधाराओं का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखना दोस्तों, विडाल डी ला ब्लास फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है पृथ्वी और मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जो भी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है, तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। जो इस विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल को परिभाषित किया, उन्होंने यही कहा जो इस धरातल, जो मानव और इस धरातल के बीच में पारस्परिक संबंध है, इसको एक नया विचार प्रदान किया जो फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैंपल थी। उसकी नई परिभाषा को इन्होंने थोड़ा और सुधार कर इन्होंने कहा कि जो भी इस धरातल को या पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है और इस पर रहने वाले मनुष्यों के जो बीच में जो ज्ञान है, उनको संश्लेषित मतलब विशेष ज्ञान के आधार पर इन्होंने समझाया। इस आधार पर उन्होंने एक संभववाद की विचारधारा की नींव रखी। अब संभववाद मानव का प्रभाव अधिक होता है, जो कि हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, 3 विचारधाराओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि जो भी फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सी सैंपल व विडाल डी ला ब्लास के अकॉर्डिंग हमने ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी। उनमें हमने जो भी विचारधाराओं की बात की थी, उन विचारधाराओं को यहाँ पर डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हो, देखना आदिकाल का मानव है, जो प्राचीन समय का मानव है, वो पशुओं की तरह अपने जीवन यापन करता है। क्यों? क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं था, पृथ्वी व प्रकृति के नियमों की पूर्ण रूप से उसको जानकारी नहीं थी। और प्राचीन समय में मनुष्य है वो प्रकृति से डरता था, प्रकृति को मां समझकर उसकी पूजा करता था। अब प्राचीन समय में जैसे बिजली कड़ाके साथ में गरजती थी, तो वो समझते थे कि देवता है वो हमसे नाराज हो गए और उस मतलब पशुओं की तरह जीवन यापन करते थे, मतलब प्रकृति की रक्षा करते थे। अब देखो, जो भौतिक पर्यावरण और प्रकृति के दास बने रहते थे, कहते थे कि प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति जैसा चाहती है वो हम वैसा ही करेंगे। अब देखो, भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण, ये 2 पर्यावरण की शाखा, इनके बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया हो रही है उसको हमने कहा था मानव भूगोल। हमने कहा था भौतिक पर्यावरण, मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में जो भी इंटरेक्शन, जो भी अन्योन्य क्रिया होती है, उसको मैंने नाम दे दिया मानव भूगोल। अब देखो, ये जो मानव था प्राचीन समय, वो प्रकृति के नियमों को समझते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि प्रकृति के नियम क्या होते हैं। तो देखना, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यही क्या कहलाता है? प्रकृति के नियमों की अवहेलना किए बिना ही जैसा तू कहेगी वैसा मैं कर लूंगा, जिस हाल में तू रखेगी वैसा ही मैं रह लूंगा, जैसा हाल में तू रखेगी उस हाल में ही मैं रह लूंगा, जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं कर लूंगा। अर्थात ये प्रकृति के गुलाम हुआ करते थे, तो मानव का प्रकृति के अनुसार ही डालना, ये कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। अब क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का कि मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं। तो लिखोगे आंसर में आप, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना,
मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लेना ही मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। और ये विचारधारा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है। और इस विचारधारा का फ्रेडरिक रेडजेर व एलन सी सैंपल ने इस विचारधारा का समर्थन किया था। ठीक है, अब देखो ये जो मानव था इसका तो हमने अध्ययन कर चुके हैं कि जो इस मानव पशुओं की तरह जीवन यापन करता था और प्रकृति के दास मतलब प्रकृति के गुलाम या करते थे। तो मैंने कहा यहाँ पर प्रकृति के नियमों को बिना समझे हुए प्रकृति जैसा कहती वैसा करते, अर्थात प्रकृति के अनुसार ये अपने आप को डाल लेते। मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ही डालना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। और इस विचारधारा को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसमें कि मानव प्रकृति का दास होता है। दास मतलब गुलाम। अब इसी प्रकार हम या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, जो यह मानव है, अब वर्तमान समय का मानव है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मनुष्य यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायग्राम से मैंने समझाया। इस मानव ने प्रकृति के नियमों को समझकर तकनीकी का विकास किया या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। कैसे आप समझ सकते हो, प्राचीन समय में मनुष्यों ने दो चीजों को आपस में रगड़कर जो भी घर्षण करके घर्षण से उष्मा प्राप्त हुई, तो इन घर्षण व उष्मा को समझकर उसने अग्नि का विकास किया। और वायु के गति के नियमों को समझकर उसने अत्यधिक तेज गति से चलने वाले वायुयानों का निर्माण किया या वायुयानों को डेवलपमेंट किया। तो इन्हें क्या किया इस मानव ने, और अपने लिए इन्होंने घर सड़कें परिवहन जो भी बंदरगाह है इन सभी चीजों का विकास किया। तो इस मानव ने क्या किया, पहले प्रकृति के नियमों को समझा, उस नियमों को समझने के बाद जो टेक्नोलॉजी था उसको डेवलपमेंट की या तकनीकी का विकास किया। तो बस इसी के अनुसार मैंने कहा है मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ही डाल लेना। मानव का तकनीकी अपनाकर, जो टेक्नोलॉजी अपनाकर या प्रकृति के नियमों को समझकर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की थी उस तकनीकों को अपनाकर पृथ्वी को अपने अनुसार डालें। हमने यहाँ जिक्र किया था कि ये प्रकृति मानव है वो प्रकृति के अनुसार ढल लेता है। ये मानव था, यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था, यह मानव है वो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, बल्कि यहाँ पर मानव है वो टेक्नोलॉजी को अपनाकर उस प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेता है। इस विचारधारा इसको कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार डाल लेना, यही कहलाता है प्रकृति का मानवीकरण। और इस विचारधारा को कहा था संभववाद, जिसमें मानव प्रकृति का स्वामी होता। अब ये 2 विचारधारा तो हमने पढ़ ली कि पहली पढ़ी थी हमने भौतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण के जो प्रकृति के नियम थे उन नियमों को समझे बिना जो आदिकाल का मनुष्य तो वो प्रकृति के नियम समझता ही नहीं था, न तो उसने टेक्नोलॉजी का पता था। इस कारण मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, प्रकृति के अनुसार ही प्रकृति के दास हो जाता है। कहा जाता है जैसा तू कहेगी वैसा मैं कर लूंगा, जिस हाल में रखेगी उस हाल में मैं रह लूंगा। तो अर्थात जैसा प्रकृति साथी वैसा मानव करता, और इसको कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। और इस विचारधारा को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। जबकि उसी प्रकार मैंने यहाँ पर मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कही थी। अब यहाँ जो मानव था उसने प्रकृति के नियम पहले समझे और उन नियमों को समझकर जो टेक्नोलॉजी का विकास किया, डेवलपमेंट किया टेक्नोलॉजी को, फिर उन्होंने मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण। और इस विचारधारा का कहते हैं संभववाद, जिसमें मानव प्रकृति का स्वामी होता है। अब देखो यहाँ पर मानव है वो प्रकृति का दास है, जबकि संभववाद में मानव प्रकृति का स्वामी। और संभववाद की नींव रखी थी हमने इसी वीडियो में पढ़ी अनुभाग में कि संभववाद के मुख्य प्रवर्तक थे विडाल डी ला ब्लास, जिन्होंने संभववाद की नींव रखी थी जिसमें मानव प्रकृति का स्वामी होता है, ऐसा बताएगा। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं को अब यहाँ पर देखो कि मानव प्रकृति का स्वामी, अब मानव प्रकृति का स्वामी है तो मानव उसके प्रकृति का दोहन करेगा अत्यधिक, तो अत्यधिक जितना अत्यधिक या इस धरातल पर हम प्रदूषण करेंगे उतना ही प्रतिकूल प्रभाव हम मानव प्रजाति पर पड़ा। इसका लेटेस्ट उदाहरण आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कोरोना का।
आप देख सकते हो डायग्राम में कोरोना की स्ट्रक्चर। ये कोरोना है वो क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मानव ने इस प्रकृति को, ये मानव ने प्रकृति, जो मानव है वो प्रकृति का स्वामी समझ ले, लेकिन इससे भी हमारे प्रकृति को नुकसान है और इससे भी नुकसान है। तो जो मध्य मार्गी एक विचारधारा नई प्रतिपादित की, उस विचारधारा को कहते हैं नवनिश्चयवादी, और इस विचारधारा का प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर ने। इन्होंने इस विचारधारा को दिया, और इस विचारधारा को मैंने यहाँ पर रुको वो जाओ निश्चयवाद के नाम से बताइए, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूं। पहले यहाँ पर देखो, नवनिश्चयवाद है जो ग्रिफिथ टेलर ने विचारधारा दी थी, जो मध्य मार्गी विचार थी, न तो जिसमें प्रकृति, जो मानव है वो प्रकृति का स्वामी था, और न ही मानव प्रकृति का दास था। इन दोनों को मध्य रखते हुए हमने यहाँ पर नवनिश्चयवाद की विचारधारा रखी ग्रिफिथ टेलर ने। उसमें प्रकृति व मानव का समन्वय था, न तो इसको अधिक जोर दिया और न ही संभववाद को अधिक जोर दिया, जो नई विचारधारा थी। अब देखो, आपने सड़कों पर जो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग जो सड़कों पर लाइटें लगी रहती है 3 प्रकार की। एक रेड लाइट जिसका संकेत होता है रुको, और एक येलो लाइट जिसका अर्थ होता है तैयार रहो, रेडी रहो, और एक होता है ग्रीन जिसका अर्थ होता है गो, जाओ। अब देखो ये विचारधारा यहाँ पर कैसे, पहले रुको भाई, रुक, कहाँ जा रहा है? पहले तुम प्रकृति के नियमों को तो समझ ले। यह मानव था, उसको कह रहा भाई रुक, कहाँ जा रहा है? पहले यहाँ प्रकृति के नियमों को समझ। अब समझ लिए तैयार हो जा। अब समझ लिए तो तैयार हो जा, और अब समझने के बाद में तू जा सकता है कहीं भी। तो इस कारण नवनिश्चयवाद की विचारधारा को मैंने कहा रुका हुआ जाओ, निश्चयवाद की विचारधारा। ठीक है, आप इस पूरे टॉपिक को एक बार उतार लें। देखो, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपेक्षा करता हूं आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो क्लास या वीडियो सेशन में हमने मानव का प्राकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण के आधार पर 3 विचारधाराओं का अध्ययन किया। पहली विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसके मुख्य प्रवर्तक थे फ्रेडरिक रेटजेल व एलन सी सैंपल, जबकि दूसरी विचारधारा थी संभववाद, जिसके मुख्य प्रवर्तक थे विडाल डी ला ब्लास, जिसमें मानव प्रकृति का स्वामी होता है, जबकि पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा में मानव प्रकृति का दास होता है, गुलाम होता है। और इनकी मध्य मार्गी एक विचारधारा है जिसको नवनिश्चयवाद का, या इस विचारधारा को मैं रुको व जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जा सकता हूं, जिसके मुख्य प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर, और इसमें प्रकृति व मानव दोनों का समन्वय था। ठीक है, ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। मैं इसको एक बार अपनी नोट्स कॉपी में उतार ले और 2-3 बार इस वीडियो को सुन ले, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर 3 विचारधारा है, वो बहुत ही, क्योंकि बोर्ड क्लास में इससे संबंधित हर साल 2 या 1 क्वेश्चन बनता है कि मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं या प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। ये बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जब एक छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। मैंने आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। आप सभी को मैं अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत।